एक गांव में जमींदार विक्रम सिंह का एक बेटा था, रतन। लोग उसे प्यार से नहीं बल्कि मजाक में राजकुमार आलस कहते थे। उसकी शादी हुई गांव की सबसे होशियार और हाजिर जवाब लड़की चंदा से। सुहागरात की सेज फूलों से महक रही थी, पर रतन खर्राटों की दुनिया में खोने ही वाला था। तभी चंदा की घबराई हुई आवाज गूंजी, सुनिए जी, छत पर कोई है। मुझे गहनों की खनक सुनाई दी। लगता है चोर आया है। रतन ने एक आंख खोली। अरे सोने दो, हवेली में इतने नौकर चाकर हैं, देख लेंगे। चंदा ने और नाटकीय ढंग से कहा, नहीं जी, ये मेरे पीहर के दिए जेवर हैं, मेरी मां की निशानी। आप बस दरवाजे के बाहर एक भारी सी लाठी लेकर खड़े हो जाइए। मैं जल्दी से जेवर कहीं और छिपा देती हूं। आपके होते हुए चोर की हिम्मत कैसे होगी अंदर आने की। आलस और नींद में डूबे रतन को यह आसान लगा। जांच पड़ताल से तो अच्छा ही था। वह भारी मन से उठा और दरवाजे के बाहर लाठी लेकर खड़ा हो गया। उसे क्या पता था कि यह उसकी ट्रेनिंग का पहला दिन था। पूरी रात रतन दरवाजे पर ऊंघता रहा। सुबह जब नौकरों ने उसे वहां सोते हुए पाया तो पूरी हवेली में कानाफूसी शुरू हो गई। रतन जब अपने कमरे में पहुंचा तो देखा चंदा आराम से सो रही है और सारे जेवर अपनी जगह पर सही सलामत हैं। कुछ देर बाद जमींदार विक्रम सिंह अपने बेटे के कमरे में आए। रतन बिस्तर पर लेटा नौकरों पर चिल्ला रहा था, अरे कोई मुझे शरबत देगा, मेरे पैर कौन दबाएगा। विक्रम सिंह ने माथे पर हाथ मारा। उन्होंने चंदा की तरफ देखा जो चुपचाप सब देख रही थी। बेटी, मुझे माफ करना। मैंने सोचा था कि शादी के बाद इसमें कुछ सुधार आएगा, पर यह तो जोंक की तरह बिस्तर से चिपक गया है। चंदा ने ससुर जी को प्रणाम किया और मुस्कुराकर बोली, पिताजी, आप चिंता न करें। बीज को पौधा बनने में समय लगता है, बस सही मिट्टी और पानी की जरूरत होती है। विक्रम सिंह को उसकी बातों से तसल्ली तो हुई, पर उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। क्या यह लड़की उनके नाकारा बेटे को बदल पाएगी? उस रात के बाद रतन ने चंदा से पूछा, चोर का क्या हुआ? क्या वो भाग गया? चंदा ने मासूमियत से जवाब दिया, कौन सा चोर? अरे, मैं तो बस यह देख रही थी कि मेरे पति मेरी और मेरी चीजों की रक्षा के लिए कितने सजग हैं, और आपने तो कमाल कर दिया। पूरी रात दरवाजे पर पहरा दिया। मुझे आप पर बहुत गर्व है। रतन का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे गुस्सा तो आया, पर अपनी झूठी तारीफ सुनकर उसका अहंकार भी संतुष्ट हो गया। वह कुछ बोल नहीं पाया, बस बड़बड़ा कर रह गया। चंदा समझ गई कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। इस आलसी राजकुमार को सुधारने के लिए उसे टेढ़ी उंगली का ही इस्तेमाल करना होगा। उसी शाम वह हवेली के बड़े से आंगन में बने झूले पर बैठे रतन को देख रही थी, जो जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। उसकी नजर हवेली के पीछे फैले बड़े जंगली बगीचे पर पड़ी, जिसमें घास और झाड़ियां उगी हुई थीं। एक शरारती मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। उसने धीरे से खुद से कहा, इस बगीचे में तो खजाना छिपा हो सकता है। यह आवाज रतन के कानों तक तो नहीं पहुंची, पर एक बड़े प्लान की शुरुआत हो चुकी थी। अगले दिन चंदा ने जानबूझकर अपनी सबसे बातूनी नौकरानी को आंगन में बुलाया। ठीक उस वक्त जब रतन झूले पर लेटा हुआ था, चंदा ने ऊंची आवाज में कहना शुरू किया, पता है कमला, मेरे नाना जी कहते थे कि उन्होंने जवानी में एक जमींदार के यहां नौकरी की थी। उस जमींदार ने अपना सारा खजाना, सोने की मुहरों से भरा एक संदूक अपने बगीचे में कहीं गाड़ दिया था, और वो बगीचा हूबहू हमारी इस हवेली के बगीचे जैसा ही दिखता था। चारों तरफ जंगली घास और एक बड़ा सा आम का पेड़। रतन, जो सोने का नाटक कर रहा था, उसके कान खड़े हो गए। खजाना? सोने की मोहरें? बिना मेहनत के दौलत? उसके दिमाग में लड्डू फूटने लगे। उसने आंखें बंद रखीं, लेकिन उसका आलसी दिमाग अब तेजी से दौड़ रहा था। चंदा ने अपनी बात पूरी की। अफसोस, वो जमींदार बिना किसी को बताए ही मर गया। वो खजाना आज भी वहीं कहीं दबा होगा। यह कहकर चंदा और नौकरानी वहां से चली गईं। रतन ने धीरे से अपनी एक आंख खोली और उस जंगली बगीचे को घूरने लगा, जैसे उसे अभी से वहां सोने का संदूक चमकता हुआ दिख रहा हो। अब उससे और इंतजार नहीं हो रहा था। उस रात रतन को नींद नहीं आई। सुबह होते ही जब सब सो रहे थे, वह एक फावड़ा लेकर चुपके से बगीचे में घुस गया। उसने अपनी जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया था। पहले घंटे में ही उसकी सांस फूल गई। पूरा शरीर पसीने से तर हो गया।
लेकिन सोने की मोहरों का लालच उसे खोदाई करने पर मजबूर कर रहा था। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, पूरा हफ्ता बीत गया। रतन रोज सुबह उठकर बगीचे में पहुंच जाता और पागलों की तरह जमीन खोदता। हवेली के लोग हैरान थे कि राजकुमार आलस पर यह कौन सा भूत सवार हो गया है। चंदा रोज चुपके से उसे देखती और मुस्कुराती। उसने पूरे बगीचे की जमीन खोद डाली, सारी जंगली घास और झाड़ियां जड़ से उखाड़ फेंकी। पूरा बगीचा एक साफ सुथरे खेत जैसा लगने लगा। आखिर में थक हार कर जब उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली तो वह हताश होकर बैठ गया। तभी चंदा वहां नींबू पानी का गिलास लेकर आई। अरे वाह, आपने तो कमाल कर दिया, पूरे बगीचे की काया ही पलट दी। बड़ा अफसोस हुआ कि खजाना नहीं मिला, पर कोई बात नहीं। अब जब जमीन इतनी अच्छी तैयार हो ही गई है तो इसमें सब्जियां क्यों ना उगा लें। रतन का मुंह देखने लायक था। बगीचे की मेहनत ने रतन को थका तो दिया, पर उसके अंदर का लालच अभी भी जिंदा था। चंदा यह बात अच्छी तरह जानती थी। कुछ हफ्ते बाद उसने एक नया जाल बिछाया। उसने रतन से कहा, मैंने एक साधु बाबा के बारे में सुना है। उनके पास एक चमत्कारी गधा है। वो गधा सोने की मोहरें देता है। रतन की आंखें फिर से चमक उठी। सच में? चंदा ने सिर हिलाया। हां, पर उसकी एक शर्त है। उसे पास के गांव के पहाड़ पर उगने वाली एक खास जड़ी बूटी खिलानी पड़ती है, और वो जड़ी बूटी सिर्फ गधे का मालिक ही ला सकता है, तभी चमत्कार होता है। रतन ने तुरंत कहा, तो हम वो गधा खरीद क्यों नहीं लेते? चंदा ने कहा, साधु बाबा अपना गधा बेचेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर कोई नेक दिल इंसान खुद जाकर वो जड़ी बूटी लाए तो वो उसे एक दिन के लिए अपना गधा उधार दे सकते हैं। बिना मेहनत के सोने का सपना रतन पर इस कदर हावी था कि उसे इसमें कोई चाल नजर ही नहीं आई। वह तुरंत उस चमत्कारी जड़ी बूटी को लाने के लिए तैयार हो गया। अगले ही दिन रतन उस अनजान जड़ी बूटी की तलाश में निकल पड़ा। पास का गांव 5 कोस दूर था। जिस रतन ने कभी हवेली से बाहर कदम नहीं रखा था, वह आज मीलों पैदल चल रहा था। धूप में उसका चेहरा लाल हो गया, पसीने से कपड़े भीग गए और पैरों में छाले पड़ गए। जब वह गांव पहुंचा तो वहां के लोग उसे देखकर हैरान रह गए। दरअसल चंदा ने पहले ही खबर भिजवा दी थी कि जमींदार का बेटा गांव की भलाई के लिए एक तीर्थ यात्रा पर निकला है। गांव वालों ने उसे घेर लिया। धन्य हो राजकुमार, आप हमारे लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं। किसी ने उसे पानी पिलाया, किसी ने फल दिए। रतन हैरान था। आज तक उसे सिर्फ ताने मिले थे, पर आज उसकी इज्जत हो रही थी। उसे यह एहसास बहुत अच्छा लगा। जब वह जड़ी बूटी लेकर वापस अपनी हवेली पहुंचा तो रास्ते में पड़ने वाले हर गांव में उसका स्वागत हुआ। उसे पहली बार मेहनत के बाद मिलने वाले सम्मान की कीमत समझ आई। बेशक गधे ने कोई सोना नहीं दिया, पर रतन को उससे भी कीमती चीज मिल गई थी, गर्व की एक नई भावना। इन घटनाओं के बाद रतन में एक छोटा सा बदलाव आने लगा था। वह अब हर बात के लिए नौकरों पर नहीं चिल्लाता था। एक दिन जब चंदा बगीचे में काम कर रही थी तो रतन खुद उसके लिए शरबत बनाकर ले आया। चंदा हैरान रह गई। दोनों ने पहली बार एक साथ बैठकर शांति से बात की। चंदा को लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है, पर असली परीक्षा अब भी बाकी थी। उस साल मानसून रूठ गया, बारिश नहीं हुई और गांव का एकमात्र कुआं भी सूख गया। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे। परेशान गांव वाले उम्मीद लेकर जमींदार की हवेली पहुंचे। उन्हें लगा कि उनका राजकुमार, जो अब इतना मेहनती हो गया है, जरूर कोई हल निकालेगा। उन्होंने रतन से मदद की गुहार लगाई। यह एक असली संकट था, चंदा का बनाया कोई खेल नहीं। सबकी निगाहें अब रतन पर थीं। गांव वालों की भीड़ देखकर रतन घबरा गया। असली जिम्मेदारी का बोझ उठाते ही उसका सारा बदला हुआ रूप गायब हो गया। वह वापस अपने पुराने राजकुमार आलस्य वाले अवतार में आ गया। उसने भीड़ से कहा, मैं क्या कर सकता हूं? क्या मैं आसमान से बारिश ला सकता हूं? जाओ, यहां से जाओ, मुझे आराम करने दो। यह कहकर वह अंदर चला गया। गांव वाले निराश होकर लौट गए। चंदा, जो दरवाजे के पीछे से सब देख रही थी, उसका दिल टूट गया। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। जिन झूठे कामों से उसने रतन में आत्मविश्वास जगाया था, वो एक असली चुनौती के सामने रेत के महल की तरह ढह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या रतन कभी नहीं बदलेगा? क्या वह हमेशा एक स्वार्थी और आलसी इंसान ही रहेगा? उसे पहली बार लगा
कि शायद उसने ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार दी है। चंदा ने पूरी रात सोचा। वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने महसूस किया कि रतन ने अब तक जो भी किया वह लालच के लिए किया था, पर गांव वालों की नजरों में जो सम्मान उसे मिला था उसका स्वाद भी उसे याद था। उसे रतन के लालच को नहीं बल्कि उसके अहंकार और सम्मान की भूख को अपना हथियार बनाना होगा। अगली सुबह वह रतन के पास गई और बोली, आप सही कह रहे हैं, आप बारिश नहीं ला सकते, लेकिन मैंने अपने पुरखों से एक पुरानी कथा सुनी है। रतन ने बेरुखी से पूछा, कैसी कथा? चंदा ने रहस्यमयी आवाज में कहा, कहते हैं कि इस गांव के कुएं के नीचे एक जल देवता का प्राचीन मंदिर है और यह भविष्यवाणी है कि जब राजवंश का कोई व्यक्ति, कोई नेक खून वाला इंसान अपने हाथों से उस कुएं को और गहरा खोदेगा तो जल देवता प्रसन्न होकर पानी का ऐसा सोता छोड़ेंगे जो कभी नहीं सूखेगा, और ऐसा करने वाले का नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। लोग उसे एक राजा की तरह पूजेंगे। एक महान नायक बनने का ख्याल, अमर प्रसिद्धि का विचार। रतन के अहंकार को यह बात चुभ गई। उसकी आंखों में एक नई चमक दिखाई दी। रतन जब गांव के सूखे कुएं पर पहुंचा तो वहां सैकड़ों निराश आंखें उसे देख रही थीं। पहले तो उसने आदत के अनुसार हुक्म दिया, चलो तुम लोग खोदना शुरू करो, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तब उसे चंदा के शब्द याद आए, अपने हाथों से। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने एक फावड़ा उठाया। जैसे ही जमींदार के बेटे ने फावड़ा उठाया, पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। उसने अपनी जिंदगी का पहला फावड़ा सूखी कठोर जमीन पर मारा। यह अजीब था, मुश्किल था, पर उसने दूसरा फावड़ा मारा, फिर तीसरा। उसे पसीना आ रहा था, हाथ कांप रहे थे, पर उसे देखकर एक बूढ़े किसान ने फावड़ा उठाया, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने। देखते ही देखते पूरा गांव एक साथ कुआं खोदने में जुट गया। यह अब सिर्फ रतन का काम नहीं था, यह पूरे गांव का संघर्ष बन गया था। घंटों की मशक्कत के बाद अचानक एक फावड़ा गीली मिट्टी में ढंसा और नीचे से पानी की एक तेज धार फूट पड़ी। कुआं भरने लगा। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने मिट्टी और पसीने में लथपथ रतन को अपने कंधों पर उठा लिया और राजकुमार रतन की जय के नारे लगाने लगे। लोगों के कंधों पर बैठा रतन किसी हीरो की तरह लग रहा था। उसने अपने हाथों की तरफ देखा, जिन पर छाले पड़ गए थे। उनमें दर्द था, पर आज इस दर्द में एक मीठा एहसास था। यह मेहनत का दर्द था, उपलब्धि का एहसास था। तभी उसकी नजर भीड़ से दूर एक पेड़ के नीचे खड़ी चंदा पर पड़ी। वह चिल्ला नहीं रही थी, बस उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट में कोई चाल नहीं थी, कोई मजाक नहीं था। उसमें सिर्फ प्यार, सम्मान और गहरा गर्व था। उस एक पल में रतन सब कुछ समझ गया। चोर वाली रात, बगीचे का खजाना, चमत्कारी गधा और जल देवता की कथा, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। ये सब चंदा की चालें थीं, उसे बदलने के लिए, उसे एक बेहतर इंसान बनाने के लिए। जब गांव वालों ने उसे नीचे उतारा तो वह सीधा चंदा के पास गया। उसने उसके सामने अपने छाले पड़े हाथ बढ़ाए और बोला, खजाना बगीचे में नहीं था चंदा। फिर उसने चंदा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। असली खजाना तो तुम हो, और तुमने मुझे असली खजाने को ढूंढना सिखाया है, मेहनत और इज्जत का खजाना। उस दिन के बाद राजकुमार आलस हमेशा के लिए मर गया। अब एक नया रत्न पैदा हुआ था। वह सुबह जल्दी उठता, खेतों में काम की देखरेख करता और गांव वालों के सुख दुख में उनका साथ देता। जमींदार विक्रम सिंह की छाती गर्व से चौड़ी हो जाती जब लोग उनके बेटे की तारीफ करते। हवेली का बगीचा अब फलों और सब्जियों से लहलहा रहा था, बिल्कुल रत्न और चंदा के रिश्ते की तरह, जो अब प्यार और आपसी सम्मान की नींव पर खड़ा था। एक सुबह रतन बगीचे में काम कर रहा था जब चंदा उसके लिए चाय लेकर आई। रतन ने शरारत से कहा, आज कौन सा नया काम है महारानी? क्या चांद से तारे तोड़कर लाने हैं? चंदा हंस पड़ी। नहीं महाराज, अब आपको किसी बनावटी काम की जरूरत नहीं। आपने सबसे मुश्किल खजाना तो पहले ही पा लिया है। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसे। यह हंसी उस जीत की थी जो एक चतुर पत्नी के प्यार और समझदारी ने एक आलसी पति पर हासिल की थी। सच ही है, एक समझदार साथी का प्यार और बुद्धि सबसे बड़े आलसी को भी अनमोल खजाने में बदल सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।